आशा करते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में आप कंडेंसर क्या होता है, संधारित्र आप समझ चुके होंगे उसका, और सिद्धांत क्या होता है। एक बार रिपीट करते हैं। कंडेंसर में आपको बताए थे संधारित्र या कैपेसिटर। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे कि किसी चालक की धारिता बिना उसके आकृति और आकार को बढ़ाए बिना ही अगर हम बढ़ा देते हैं तो इस तरह के डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि दो प्लेटें होनी चाहिए। दो अगर इक्वल साइज़ की अगर प्लेटों को अपोजिट चार्ज दे दिया जाए तो वह एक कैपेसिटर बन जाता है। अब कैपेसिटर के लिए दो प्लेटों की ज़रूरत है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसमें दो टर्मिनल बाहर निकल जाते हैं। अगर इसमें एरो नहीं बना है तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइन और टर्मिनल बना करके बीच में एरो बना दिया जाए तो ये जो है वेरिएबल कैपेसिटर होता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक फिक्स कैपेसिटर के लिए, एक वेरिएबल कैपेसिटर के लिए। फिक्स कैपेसिटर में हम उसके कैपेसिटर यानी धारिता को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कैपेसिटर में अपने आवश्यकता अनुसार एक निश्चित रेंज तक उसकी धारिता को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। अब संधारित्र जो होते हैं वो चार्ज या एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसकी जो धारिता होती है शेप और साइज़ पर डिपेंड करती है, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब आपको ये जानना है कि इसमें सबसे जो फेमस या अवेलेबल कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम ये अब जानने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो अब मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें जनरली धातु की दो आयताकार अथवा वृत्ताकार दो प्लेटें होती हैं इसमें, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर कुचालक स्टैंड पर लगा दी जाती हैं। अब दोनों प्लेटों में से जब किसी एक प्लेट को अर्थ करके एक प्लेट को आवेशित किया जाता है, सपोज करिए कि पहले प्लेट को आपने आवेशित किया और प्लस क्यू चार्ज आपने दिया, तो ठीक उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज दूसरे प्लेट पर क्रिएट हो जाता है। सपोज करिए कि इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू होगा, और इस तरह से इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, यानी समरूप वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अब ये समरूप वैद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो प्लेट की एरिया, आवेश पर, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर। हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है, दिया गया चार्ज Q है, और इसके अंदर कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कागज़, फोम या गत्ता इसके अंदर भर देते हैं, जिसका परावैद्युतांक मान लेते हैं कैपिटल K है। ये कोई फोम हो सकता है, मोम हो सकता है, कागज़ हो सकता है, कोई आयल हो सकता है, कोई भी कुचालक मीडियम दोनों प्लेटों के बीच भर दी जाती है। इससे इसकी धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हमारा टारगेट ये है कि इसकी धारिता की गणना कैसे करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करने के लिए
सबसे पहले आवश्यक है कि दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर की गणना किया जाए। विभवांतर की गणना करने के लिए दोनों प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी गणना करनी होगी। तो दोनों प्लेटों के बीच, ये आप पहले से जानते हो, कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, जहाँ सिग्मा Q बाई A होता है, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब हमको इस संधारित्र के प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है ये पता चल गया। तो सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, जहाँ Q चार्ज, A प्लेट एरिया है, इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू मिलेगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू A। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध होता है वो आप पहले से जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है विभवांतर बटे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो विभवांतर अगर निकालना है आपको तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V बाई डी हो जाएगा। तो V इक्वल हो जाएगा E इंटू डी के। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं E की वैल्यू यहाँ पर, तो Q डी अपान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के A। हमको चाहिए संधारित्र की धारिता, तो इसमें से हम Q बाई V का रेशियो निकालेंगे। तो V को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो Q बाई V हो जाएगा, बाकी क्वांटिटी को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो एप्सिलॉन 0 के A यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 के A हो जाएगा न्यूमरेटर में अंश में, और D इधर है न्यूमरेटर में तो ट्रांसफ़र होकर के इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो D हो जाएगा। Q बाई V इक्वल हो गया एप्सिलॉन 0 के A बाई डी के। सिंस जो धारिता होती है कैपेसिटर की C वह Q बाई V के इक्वल होता है। तो अगर इसके जगह पर हम C सब्स्टिट्यूट कर दें तो एप्सिलॉन 0 के A अपान डी के इक्वल मिलेगा। इस तरह से किसी भी संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला मिलता है एप्सिलॉन 0 के A अपान डी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, के दोनों प्लेटों के बीच भरा गया परावैद्युतांक है, A दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट की एरिया है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इस तरह से किसी भी कैपेसिटर की जो धारिता होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, अब इसको हम चेक करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से आप देख रहे हैं पहला कि जो धारिता है वह प्लेट एरिया A पर डिपेंड कर रहा है, यानी संधारित्र की जो धारिता है उसके प्लेट एरिया यानी प्लेट क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुक्रमानुपाती को कैसे लिखेंगे? तो धारिता C अनुक्रमानुपाती प्लेट एरिया 1 है, यानी जितना ही एरिया बढ़ाएंगे उसकी धारिता बढ़ती जाएगी। अगर एरिया डबल कर देते हैं तो धारिता भी डबल हो जाएगी। एरिया हाफ कर देते हैं तो धारिता भी हाफ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इस कैपेसिटर की जो धारिता है वह स्मॉल d पर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें तो d यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डिनोमिनेटर में है, हर में है, और c अंश में है, तो दोनों में उल्टा रिलेशन है। इसलिए यहाँ कहेंगे कि धारिता c दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो धारिता जो होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको कैसे लिखेंगे? तो C प्रोपोर्शनल का साइन अब 1 अपान करके D लिखेंगे। यहाँ उल्टा रिलेशन इसलिए हर में D रखा जाएगा। यानी जितना ही प्लेट के बीच की दूरी कम होगी धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। इसलिए प्रयास किया जाता है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम हो ताकि संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट थर्ड अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में एप्सिलॉन 0 KA/D है। इसका मतलब हुआ कि K जो कि परावैद्युतांक है किसी भी कुचालक माध्यम का जो कि दोनों प्लेटों के बीच में भरा गया है। तो अब K पर भी डिपेंड करेगा, तो K न्यूमरेटर में है और C भी न्यूमरेटर यानी अंश में है, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच जो रिलेशन होगा अनुक्रमानुपाती का होगा। यानी संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक कैपिटल K के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के। यानी प्लेटों के बीच अगर हम कोई आयल भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, कागज़, फोम, मोम भर देते हैं तो उसकी धारिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर K को दोगुना कर दिया जाए तो धारिता भी दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम एयर है तो उसको हम एयर कैपेसिटर या वायु संधारित्र कहेंगे। वायु संधारित्र यानी दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम एयर होता है और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। अगर एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है तो इक्वेशन फर्स्ट में K की वैल्यू 1 रखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट जो है चेंज हो करके आपका नया फार्मूला बन जाएगा और एयर कैपेसिटर के लिए एक नया फार्मूला मिलेगा आपको। तो वायु संधारित्र की जो धारिता होती है वायु संधारित्र की धारिता इसको C0 से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन 0 A/D के इक्वल हो जाता है। सपोज करिए दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर किया जाए तो C में अगर C0 से डिवाइड करें तो C की वैल्यू थी एप्सिलॉन 0 KA/D, जबकि C0 की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A/D के। तो एप्सिलॉन 0 के D कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा,
तो बच जाएगा C अपॉन C0 इक्वल, अब C अपॉन C0 इक्वल हो जाएगा K के। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वायु संधारित्र की धारिता जो होती है वो कम होती है और उसके अंदर कोई माध्यम भर देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। और कितना गुना बढ़ जाएगा, तो C0 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो C इक्वल हो जाएगा K इंटू C0 के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर दोनों प्लेटों के बीच भर दिया जाए तो K की वैल्यू 81 होती है, अतः धारिता 81 गुना पहले से बढ़ जाती है।